वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे और आपका ये संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो आजकल हर दिन ही संडे है, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे से अपने सारे लेक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने एक क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा था। बहुत सिंपल क्वेश्चंस था और होपफुली आप सब लोगों ने वो कर भी लिया होगा। ठीक है, तो बताओ ज़रा मुझे, याद करो उस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि भाई कोई कंपाउंड है जिसमें ए बी एंड सी टाइप के पार्टिकल्स थे, है ना। ये 3 टाइप के पार्टिकल ही बताए थे। उसमें से पार्टिकल ए जो था वो क्लोज पैकिंग में गया था, याद है। क्लोज पैकिंग से मेरा मतलब है वो एफसीसी मैनर में अरेंज था, सही है। और बी जो पार्टिकल था वो कहाँ था, ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, याद है कि नहीं है। ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स का मतलब 100% ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में कौन रखा हुआ था, बी। और पार्टिकल सी जो था वो कहाँ रखा हुआ था, 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में, याद है क्या। यही तो सवाल था, बस मैंने इस बार लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैंने सीधा उसका मीनिंग लिख दिया है। ठीक है, और अब आपको उस क्रिस्टल का फॉर्मूला बताना था। तो देखो याद करो, लास्ट लेक्चर्स में हमने कहा था कि जो क्लोज पैकिंग बनाए ना उसकी नंबर को कितना मान लें, x मान लें। तो मैं ये कह दूं कि नंबर ऑफ a जो है ना वो कितनी है, x है। इसी के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की नंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ जरा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितनी होंगी। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स उतनी ही होती हैं जितने पार्टिकल यानी x। और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो होती हैं वो पार्टिकल्स की नंबर से दुगनी होती हैं। इसका मतलब अगर पार्टिकल की नंबर x है तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हो जाएंगी 2x। ठीक है, अब आप खुद देखते चले जाएं कि B जो है वो कहाँ रखा गया है, सभी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स पर। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितनी है आपके पास, x। तो जितनी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगी उतनी ही B की नंबर होगी। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि नंबर ऑफ B क्या है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की नंबर कितनी है, x। तो यही नंबर किसकी हो जाएगी, B की। तो ये हो गया नंबर ऑफ B। ठीक है, अब आपको चाहिए नंबर ऑफ C। तो C कहाँ रखा है, 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर, यानी आधी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर रखा है। आपके पास टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितनी है, 2x। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से C कितना हो सकता है। तो देखो जरा, C रखा हुआ है 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर। अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ C तो आप लिखेंगे 50% ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। सही है कि नहीं, क्योंकि वो कहाँ रखा है, 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर, यानी आधी पर। ठीक है, तो C की नंबर उतनी होगी जितनी 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की नंबर होगी। 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की नंबर से मतलब है आधी। वैसे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितनी है, 2x, लेकिन इसका 50% मतलब हाफ कितना होगा, 1/2। यानी ये कितना हो जाएगा, बताओ जरा, ये हो जाएगा x। और यही किसकी नंबर है, नंबर ऑफ C। क्लियर है, सिंपल सवाल था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए था। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि देखो, A क्लोज पैकिंग में जा रहा है, उसकी नंबर को x मान लिया। इसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की नंबर डिसाइड कर लो। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की नंबर उतनी होती है जितने पार्टिकल, यानी x ही होगी।
टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर पार्टिकल की नंबर से दुगनी होगी यानी 2x होगी। अब हमने कहा b तो सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रख दिया है, यानी जितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे उतने ही b होंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी है x, तो b भी कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे। फिर हमने कहा है c जो है वो 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रखा है, यानी 50% पर तो आपने C रख दिया है और 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स खाली रह गई हैं। तो जो C की नंबर आएगी वो कितनी आएगी, 50% ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यानी टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर का 50% जो है वही क्या है, नंबर ऑफ C है। 50% से मतलब आधा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी है 2x, तो उसका आधा कितना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी यानी x। ठीक है, तो अपने पास 2x टेट्राहेड्रल वर्ड्स थी, उनमें से आधी यानी x पर हमने C रख दिया है। इसका मतलब C की नंबर भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास तीनों की नंबर है और तीनों की नंबर है तो आप फॉर्मूला बता सकते हैं। बताओ जरा, A/B/C। A की नंबर कितनी आ रही है x, B की नंबर भी कितनी आ रही है x और C की नंबर भी कितनी आ रही है x, यानी ये रेशो सिंपल रेशो क्या बनेगा 1:1 का बनेगा, और 1:1 का रेशो होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा ABC टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो होपफुली आप सब लोगों ने ये सवाल बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होती हैं। कुछ कौन कौन से, देखो बेसिकली हमें यहाँ NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, NaCl के अलावा जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, और जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लड भी बोलते हैं, तो हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। ठीक है, और हमें स्ट्रक्चर के बारे में देखना है Na2O की स्ट्रक्चर के बारे में, और हमें CaF2 की स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, और CgM क्लोराइड की स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 क्रिस्टल की स्ट्रक्चर तो आपको मालूम होनी चाहिए कि इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह का है। ये एक्चुअली आयनिक क्रिस्टल ही तो है, क्योंकि इसमें एक हिस्सा तो पॉजिटिव वाला है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव वाला है। NaCl में बताओ पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा, और नेगेटिव वाला ये वाला। ठीक है, Zn में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सोडियम ऑक्साइड जो इसमें Na वाला हिस्सा पॉजिटिव और O वाला नेगेटिव। यहाँ ये Ca वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ Cgm पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, यानी ये धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ क्रिस्टल होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। तो हमें इनकी स्ट्रक्चर को बारी बारी से देखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के बारे में एक कॉमन सा फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, और वो कॉमन फैक्ट क्या है कि जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लार्जर आयन से मतलब जो आयन बड़ा है ना, फॉर्म क्लोज पैकिंग। यानी नॉर्मली ये होता है कि क्लोज पैकिंग कौन बनाता है, बड़ा आयन जो होता है वो क्लोज पैकिंग बनाता है, और स्मॉलर आयन जो होता है यानी छोटा आयन जो होता है ना, आयन्स कम्स इनटू वॉइड्स। कहाँ आता है, वॉइड्स में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि बड़ा आयन जो होगा वो क्या करेगा, वो लैटिस बनाएगा यानी क्लोज पैकिंग तैयार करेगा। अब उस क्लोज पैकिंग में वर्ड्स तो बनेंगे, क्योंकि पार्टिकल कैसा मानते हैं हम लोग, स्फेरिकल, और स्फेरिकल पार्टिकल है तो कितनी भी अच्छी क्लोज पैकिंग आप कर लीजिए, उसमें वर्ड्स यानी खाली जगह तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो लार्जर आयन जो है वो तो क्या करने वाला है, लैटिस को कम बनाने वाला है। ठीक है, और जो स्मॉलर आयन जो है वो क्या होगा, उस लार्जर आयंस के बीच बीच में जो वर्ड्स बनेंगी ना, उन वर्ड्स पर जाकर बैठ जाएगा। क्लियर है। अब नॉर्मली जो लार्ज आयन होता है, नॉर्मली बोल रहा हूँ, वो ऋणायन ही होता है, कभी कभी धनायन भी हो जाता है, ऐसे भी किसी क्रिस्टल की हम लोग बात करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर कहें तो लार्जर आयन क्या होता है, ऋणायन होता है, और स्मॉलर आयन क्या होता है, धनायन होता है। तो इन जनरल तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऋणायन यानी एनायन जो होता है
वो लैटिस बनाएगा, और जो कैटायन जो होगा, धनायन जो होगा, वो उस लैटिस की वॉइड में जा करके बैठ जाएगा। ध्यान रखोगे इस बात को। लेकिन ये बात जनरली ही कह रहा हूँ, कभी कभी कैटायन भी एनायन से बड़ा हो जाता है, और उस केस में कैटायन यानी धनायन लैटिस फॉर्म करता है, और एनायन जो होता है उसकी वॉइड्स में जा करके बैठता है। लेकिन कॉमनली या इन जनरली कहा जाए तो रेडायन की साइज धनायन से बड़ी ही होती है, इसलिए रेडायन यानी बड़ा आयन जो है वो क्लोज पैकिंग तैयार कर देगा, एफसीसी मैनर में अरेंज हो जाएगा, एचसीपी मैनर में अरेंज हो जाएगा, सिंपल क्यूबिकल मैनर में अरेंज हो जाएगा। किसी भी तरह से रेडायन बड़ा यानी बड़ा आयन जो है वो अरेंज होकर के क्लोज पैकिंग बना लेगा। उस क्लोज पैकिंग में कुछ वॉइड्स बनेंगे, उनमें छोटा आयन यानी धनायन जो है जा करके बैठ जाएगा, और उस तरह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। बहुत ही कॉमन और सिंपल स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इसे रॉक साल्ट टाइप की स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर? रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार वो क्या कहता है, किसी भी क्वेश्चंस में कह देता है कि रॉक साल्ट टाइप की स्ट्रक्चर है, तो फिर आपको समझ जाना है कि वो NaCl टाइप की स्ट्रक्चर है। अब मुझे एक बात बताएं कि जो NaCl होता है ना, इस NaCl में एक धनायन होगा और एक रेडायन, मतलब एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन। कैटायन कौन होता है? कैटायन इसका Na+ वाला हिस्सा होता है, सही है, और एनायन कौन होता है? Cl- वाला हिस्सा। यानी ये Na+ और Cl- से मिलकर बना हुआ होता है। इन जनरली जो लार्ज आयन होता है वो क्या करता है, क्लोज पैकिंग में चला जाता है। Cl- की साइज बड़ी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लार्जर आयन जो है आपका Cl- है, और ये कहाँ चला जाएगा, क्लोज पैकिंग में। अब ये कौन सी क्लोज पैकिंग में जाता है, तो आप याद रखेंगे ये FCC क्लोज पैकिंग का निर्माण करेगा। तो Cl- तो कहाँ चला जाएगा, FCC में। अगर FCC में जाएगा तो यूनिट सेल की कौन कौन सी पोजीशन पर Cl- आपको दिखाई देगा, तो FCC यूनिट सेल तो सबको मालूम है कि FCC यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ कहाँ रखे होते हैं, कॉर्नर पर, और कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर। इसलिए Cl- आपको दिखाई देगा कॉर्नर पर प्लस फेस सेंटर पर, दो जगह आपको ये Cl- दिखाई देगा। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो 8 कॉर्नर पर आपको 8 Cl दिखाई देंगे। ठीक है, बट आपको पता है कि कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितना होता है, 1/8। ठीक है, प्लस फेस कितने होते हैं, फेस होते हैं 6, तो 6 ही उनके क्या होते हैं, फेस सेंटर। तो 6 फेस सेंटर पर आपको 6 क्या रख देने हैं, Cl-। बट फेस सेंटर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है। क्लियर? तो यहाँ से 1 Cl- मिलेगा, यहाँ से 3, टोटल Cl- कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, मैं अरेंजमेंट बता रहा हूँ, फिर डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे कि Cl- लार्जर आयन है, FCC पैकिंग का फॉर्मेशन करेगा, और FCC पैकिंग का फॉर्मेशन करेगा तो फिर वो कॉर्नर पर मिलेगा और फेस सेंटर पर। कॉर्नर होते हैं 8 और फेस सेंटर होते हैं 6, तो 8 कॉर्नर पर 8 Cl- मिलेंगे और 6 फेस सेंटर पर 6 Cl- मिलेंगे। बट अगर उनकी एग्जैक्ट नंबर आपको कैलकुलेट करनी हो तो कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस सेंटर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो एग्जैक्ट नंबर यूनिट सेल में आपको Cl- की 4 दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा आयन कौन सा है इसमें, Na+। ये स्मॉलर आयन है, और अगर स्मॉलर आयन है तो फिर ये क्या करेगा, ये वॉइड्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो Na+ होता है ना, ये 100% ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में रखा होता है। कौन सी वॉइड्स में रखा होता है, 100% ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में। अब याद करो, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की पोजीशन में आपको बता चुका हूँ कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहाँ होती हैं। FCC यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स एक तो बॉडी सेंटर पर होती है, क्यूब के बीचों बीच में होती है, और प्रत्येक एज के सेंटर पर भी होती है। इसलिए जहाँ जहाँ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होगी वहाँ वहाँ आपको Na+ दिखाई देगा। तो बताओ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होती है, एक बॉडी सेंटर पर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर पर आपको Na+ दिखाई देगा, क्योंकि सभी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स पर रखना है ना। और कहाँ होती है,
एज सेंटर पर। तो प्रत्येक एज सेंटर पर भी आपको Na+ दिखाई देगा। अब बॉडी सेंटर कितने होते हैं आपको पता है? कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें एक ही बॉडी सेंटर होता है, उसका सेंटर तो एक ही होता है ना हर स्ट्रक्चर का, वही उसका बॉडी सेंटर होता है। तो एक Na+ तो आपको बॉडी सेंटर पर रख देना है, बट बॉडी के सेंटर पर यानी क्यूब के बीचों बीच में रखे हुए Na+ का कंट्रीब्यूशन उस क्यूब के अंदर क्या होगा? 100%, यानी कि वो पूरा का पूरा उसी क्यूब के अंदर होगा, इसलिए कंट्रीब्यूशन पूरा मानेंगे, इंटू 1 कर देंगे। प्लस एज कितने होते हैं? 12। तो एज सेंटर भी कितने होते हैं? 12। तो 12 एज सेंटर पर 12 Na+ आपको और रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एज का या एज सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/4 होता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। तो देखो एक यहाँ से मिल जाएगा, 3 यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल कितने हो गए? 4। क्लियर? अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि NaCl का जो क्रिस्टल है उसकी जो एक यूनिट सेल बनती है उसके अंदर नंबर ऑफ Cl- कितने आएंगे? 4, ठीक। और उसी के अंदर नंबर ऑफ Na+ कितने आएंगे? वो भी कितने आएंगे? 4। कहाँ कहाँ रखे होंगे? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। क्लियर है? इसका मतलब Na+ और Cl- जो है उनकी नंबर का अगर मैं सिंपल रेशो निकालूं तो वैसे तो 4:4 है, लेकिन सिंपल रेशो करूंगा तो 1:1। और बताओ जब 1:1 का रेशो हो का एम्पिरिकल फॉर्मूला आप क्या लिखने वाले हैं? NaCl लिखने वाले हैं। बात समझ रहे हैं ना कि इस क्रिस्टल के अंदर जो मैं बता रहा हूं उसमें Cl- FCC मैनर में है, इसलिए आपको कॉर्नर और फेस सेंटर पर दिखाई देगा। टोटल नंबर उसकी यूनिट सेल में आएगी 4। कितनी आएगी? 4। सिमिलरली Na+ जो है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होगा, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होगा तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे दिखाई देगा, नंबर आएगी 4। तो दोनों की नंबर सेम है, इसलिए दोनों का सिंपल रेशो 1:1 का होगा। तो फिर आप उसका जो फॉर्मूला लिखोगे वो क्या लिखोगे? NaCl लिखोगे। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक है। एक और बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि देखो एक यूनिट सेल में कितने Cl- है? 4। कितने Na+ हैं? 4। तो टोटल NaCl की फॉर्मूला यूनिट कितनी होंगी? 4 होंगी ना, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर कितने NaCl बनेंगे? टोटल 4 NaCl बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भाई देखो सिंपल रेशो निकालना है तो सिंपल रेशो के लिए तो दोनों का आप रेशो लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फॉर्मूला लिख देंगे। क्लियर है? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एक यूनिट सेल है उसमें कितने Na+ आ रहे हैं? 4। कितने Cl- आ रहे हैं? 4। इसका मतलब कितने NaCl के फॉर्मूला दिखाई देंगे? 4। तो 4 NaCl यूनिट आपको एक यूनिट सेल के अंदर दिखाई देंगे। 4 NaCl यूनिट का मतलब है 4 Na+ दिखाई देंगे और 4 ही Cl- दिखाई देंगे। तो अगर आपसे पूछे कि NaCl की एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट होती है, तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला यूनिट पूछ ले तो याद रखना कि फॉर्मूला यूनिट जिसे हम लोग Z लिखेंगे और वो वैल्यू आएगी 4। समझ रहे हो? 4 क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 Na+ हैं और 4 क्या है? Cl- है ना। तो कितने NaCl बन जाएंगे? 4 ही तो बन जाएंगे। एक Na+ और एक Cl- से एक NaCl बनता है, 2 Na+ और 2 Cl- से 2 NaCl बनते हैं, 3 Na+ और 3 Cl- से 3 NaCl बनते हैं। तो फिर 4 Na+ हैं और 4 Cl- हैं, तो फिर उनसे कितने NaCl बनेंगे? 4। यानी फॉर्मूला यूनिट कितनी होंगी? 4। ठीक है। अगर कभी कैलकुलेशन में NaCl के लिए के क्रिस्टल के लिए Z रखना पड़ जाता है तो फिर आप 4 रखेंगे। जैसे आपको पता है ना कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D = Zm मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू A³, यही होता है। अब मान लो सवाल NaCl पर है। किस पर है? NaCl पर। तो सवाल ये आएगा कि Z की वैल्यू क्या रखें, है ना। तो फिर उस केस में आपको Z की वैल्यू कहाँ से रखनी है? यहाँ से कि भाई NaCl की एक यूनिट सेल में कितने NaCl के फॉर्मूला यूनिट होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। तो फिर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। क्लियर है सबके दिमाग में ये बात? ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो हमने क्या किया है, एक यूनिट सेल बनाई है और उसके 8 हिस्से कर दिए हैं, उसे 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दिया है। अब बताओ
एफसीसी यूनिट सेल है तो जो पार्टिकल यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा यानी क्लोज पैकिंग में जाएगा उसकी पोजीशन क्या होगी, कॉर्नर और फेस सेंटर वाली। तो बताओ क्लोज पैकिंग में कौन जा रहा है, Cl माइनस या Na+? ऑब्वियसली Cl माइनस क्लोज पैकिंग में जा रहा है, तो Cl माइनस की पोजीशन क्या है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, यानी ये कॉर्नर है, इस पर क्या रख दूं मैं, एक Cl माइनस, ये भी कॉर्नर है, इस पर क्या रख दूं मैं, Cl माइनस। तो कितने कॉर्नर हैं, टोटल कॉर्नर है आपके 8, और 8 पर क्या रख देना है, Cl माइनस। काउंट करो कितनों पर रख दिया मैंने, 6 पर रख दिया है। 6 पर रखने के साथ साथ एक यहाँ रख दिया 7, और एक मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर, ये तो मैंने सारे क्या रख दिए, Cl माइनस। अब मुझे बताया जाए कि कॉर्नर के अलावा और कौन सी पोजीशन होगी, फेस सेंटर वाली। तो हर फेस के सेंटर पर भी मुझे Cl माइनस रखना है। तो ये देखो इधर वाले फेस के सेंटर पर, ये देखो नीचे वाले फेस के सेंटर पर, ये देखो इधर वाले फेस के सेंटर पर, सही है। कौन कौन से और फेस सेंटर रह गए, सामने वाला और पीछे वाला। तो एक Cl माइनस तो यहाँ रख देता हूँ सामने वाले फेस के सेंटर पर, और एक Cl माइनस पीछे वाले फेस के सेंटर पर। क्लियर, तो ये जितने भी Cl माइनस थे वो सारे के सारे कहाँ पर आ चुके हैं, एफसीसी मैनर में अरेंज हो चुके हैं, और कॉर्नर पर आ चुके हैं, और फेस सेंटर पर आ चुके हैं। अब बताओ Cl माइनस ने तो क्लोज पैकिंग बना ली है, लेकिन मैंने कहा था कि लार्जर आयन नॉर्मली क्लोज पैकिंग में चला जाता है, तो स्मॉलर आयन जो होता है वो उसकी वॉइड्स में चला जाता है। इस यूनिट सेल में या इस टाइप के लैटिस के अंदर कौन कौन सी वॉइड्स दिखाई देंगी, दो तरह की, एक टेट्राहाइड्रल और दूसरी ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर है, तो बताओ Na+ आयन कौन सी वॉइड्स में जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में। तो फिर मुझे बताओ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहाँ होती हैं, याद करो एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स तो बॉडी सेंटर पर होती है, बिल्कुल बीचों बीच में होती है कि नहीं होती। तो इसका मतलब एक Na+ तो यहाँ रखना है आपको, सही है। और बताओ बाकी की ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहाँ होती हैं, बाकी की जितनी भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बनेंगी वो सारी की सारी एज सेंटर पर होंगी। इसलिए आप देखो ये वाला एज सेंटर है कि नहीं है, इस जगह एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होगी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ मैं एक Na+ रख देता हूँ, सही है। ये भी एज सेंटर है, यहाँ भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होगी, तो यहाँ भी मैं Na+ रख देता हूँ। ये भी क्या है, एज सेंटर, तो यहाँ भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बनेगी, और यहाँ भी मैं एक Na+ रख देता हूँ। सिमिलरली ये पोजीशन भी कौन सी है, एज सेंटर की, तो यहाँ भी मैं Na+ रख देता हूँ। कितने एज सेंटर पर रख दिया मैंने Na+, 4 पर। टोटल कितने एज सेंटर बनेंगे, 12। तो इसका मतलब 8 पर और रखना है, तो ये पोजीशन भी एज सेंटर है, और यहाँ एक Na+, ये भी एज सेंटर है, यहाँ पर भी एक Na+, ये भी एक एज सेंटर है, यहाँ पर भी Na+। क्लियर, कितने पर रख दिया, 7 पर। अभी और कितनों पर रखना है, 5 पर, ठीक है। तो बताओ ये भी तो एक एज सेंटर है, तो एक Na+ मुझे कहाँ रखना है, यहाँ पर, सही है। बताओ ये वाली पोजीशन इस वाले एज का सेंटर है, ये पीछे वाले एज का है कि नहीं है। तो इस जगह भी मुझे क्या रखना है, एक Na+, सही है। 9 पर रख दिया है, 3 पर और रखना है, ठीक है। बताओ 3 कौन कौन से होंगे, तो ये वाला एज देखो, और ये क्या है उसका सेंटर, तो यहाँ भी एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बनेगी ना, हर एज सेंटर पर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होगी, इसलिए हर एज सेंटर पर एक Na+ आएगा। इसके बाद ये देखो ये भी तो एक एज है कि नहीं है, और इस एज का सेंटर क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ भी एक आपको Na+ रख देना है। क्लियर है सबके दिमाग में, ठीक है। अब बताओ कोई और एज यहाँ पर रह गया है, अगर रह गया है तो वहाँ पर भी आपको पार्टिकल रखना है। देखो ये वाला एज रह गया कि नहीं रह गया, रह गया, और ये वाला एज रह गया, तो ये 12वां Na+ हमने यहाँ रख दिया, सही है। तो टोटल कितने Na+ रख दिए हैं, पोजीशन बताना कहाँ कहाँ है। देखो ये एज सेंटर पर, ये भी कहाँ है, एज सेंटर पर, ये कहाँ है, एज सेंटर पर, ये भी कहाँ है, एज सेंटर पर, ये कहाँ है, एज सेंटर। कौन से एज सेंटर,
इन दोनों का है ना, इन दोनों कॉर्नर के का जो एज है उसके सेंटर पर। ये भी कहाँ है, एज सेंटर पर, बोला है कि नहीं है। ये कहाँ है, सामने वाला जो एज है इसके सेंटर पर। ये कहाँ है, पीछे वाला जो एज है ये उसके सेंटर पर, सही है। ये कहाँ है, इस एज के सेंटर पर, सही है। ये कहाँ है बोलो, इस एज के सेंटर पर ये रहा है कि नहीं है। ये इस एज के सेंटर पर, सही है। ये कहाँ है बताओ, ये है बॉडी सेंटर पर। कहाँ है, बॉडी सेंटर पर। क्लियर है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले Cl- को FCC मैनर में अरेंज कर देना है, यानी प्रत्येक कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर रख देना है। उसके बाद आपने Na+ को कहाँ रखना है, Na+ को ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखना है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ होती हैं, बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। तो सभी एज के सेंटर पर Na+ रख देना है और बॉडी सेंटर पर Na+ रख देना है। इस तरह से हम लोग NaCl की स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये मैंने एक यूनिट सेल बनाई है, ठीक है। अब उसके पार्टिकल्स को देखो कहाँ कहाँ रखे हैं। पहले तो ये बताओ कौन सा पार्टिकल जो है वो यूनिट सेल बना रहा है, Cl-, सही है। अब Cl- की पोजीशन क्या है, कॉर्नर, बोलो है कि नहीं है। 8 कॉर्नर पर है। कॉर्नर के साथ साथ और कौन सी पोजीशन है, फेस सेंटर। देखो ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, दाएं वाला फेस, बाएं वाला फेस, सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस, ठीक है। यानी Cl- कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर रखा है, यानी Cl- किस मैनर में है, FCC मैनर में। क्लियर है। अब इसकी जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगी उन पर क्या आ जाना है, Na+ आ जाना है। तो मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ बनती हैं। एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनती है बिल्कुल बीचों बीच में बॉडी सेंटर पर, इसलिए एक Na+ यहाँ आना है। क्लियर। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये Na+ कहाँ रखा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने पार्टिकल से सराउंडेड होती है, घिरी हुई होती है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 6 पार्टिकल से सराउंडेड होती है। 6 कैसे, देखो, एक इधर तो एक इधर, दाएं और बाएं, ऊपर ये रहा और जस्ट नीचे ये रहा। कितने हो गए, 4, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो फिर आगे और पीछे, तो आगे ये रहा और पीछे ये रहा। तो कितने Cl- से घिरा हुआ है ये Na+, 6 से। हमेशा याद रखना कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर रख रहा हूँ तो डेफिनेटली वो 6 पार्टिकल से सराउंडेड होगा। और अगर मैं किसी पार्टिकल को टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर रख रहा हूँ तो डेफिनेटली वो पार्टिकल 4 पार्टिकल से सराउंडेड होगा। इसलिए ये Na+ जो है वो कितने Cl- से घिरा हुआ होगा, तो आप कहेंगे कि भाई 6 से घिरा होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे। क्लियर है। इसलिए कोई भी आयन किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने अपोजिट टाइप के आयनों से, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर कोई भी आयन जितने अपोजिट टाइप के आयनों से सराउंडेड होता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे अगर कोई पूछे कि NaCl के क्रिस्टल में Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो वो ये जानना चाह रहा है कि एक Na+ कितने Cl- से घिरा हुआ होगा। तो बताओ क्या आंसर दोगे, 6, कि एक Na+ 6 Cl- से घिरा हुआ होता है। क्लियर। तो Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 6। तो याद रखेंगे हम लोग कि यहाँ से आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होंगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितनी होगी, 6। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
अच्छा, कोई सा भी Na+ ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आप बॉडी सेंटर वाले से ही एज्यूम करें कि बॉडी सेंटर पे एक Na+ होगा। उसके अलावा कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं? एज सेंटर पर, तो हर एज के सेंटर पर भी तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगी, तो यहाँ भी तो Na+ रखा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ये जो Na+ हमने रखा है ये एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखा है। अब जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स नाम ही आ गया है तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये भी 6 से घिरा होगा। कैसे घिरा होगा? तो देखो, एक Cl- इसके इधर है। अब क्रिस्टल के अंदर केवल एक यूनिट सेल तो होगी नहीं, लाखों करोड़ों यूनिट सेल हो सकती हैं। तो क्या है, इस यूनिट सेल के इधर भी यूनिट सेल होगी, ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, सामने भी होगी, पीछे भी होगी, हर तरफ यूनिट सेल होंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये Na+ कितने Cl- से घिरा है अगर ये जानना है तो देखो, इसके सामने आगे की तरफ एक Cl- है, तो एक कहाँ है? पीछे की तरफ। क्लियर? एक Cl- कहाँ है? नीचे। तो डेफिनेटली जब दूसरी यूनिट सेल आएगी तो एक Cl- ऊपर भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक Cl- कहाँ? इस तरफ है, दाएं है कि नहीं? तो डेफिनेटली जब दूसरी यूनिट सेल आएगी तो फिर एक Cl- इस तरफ भी आएगा। अब आप खुद ही देख लो कि ये Na+ कितने Cl- से घिर चुका है? 6 से। कैसे? आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे यहाँ से देख लो 6 ही होगी, और यहाँ से देख लो तो भी 6 ही होगी। और कुछ मत देखो, इतना याद रखो कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में आया है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमेशा 6 पार्टिकल से सराउंडेड होती है। इसलिए जो भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में रखा है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 ही होनी है। कितनी होनी है? 6। याद रखोगे ये बात। अब Na+ बाकी की पोजीशन पर Na+ है, उनको भी आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे भाई? सभी एज सेंटर पर रख दो, आपका टोटल NaCl का यूनिट सेल बन जाएगा। एक रख दिया, फिर एक यहाँ रख दो, फिर एक यहाँ पर रख दो। ए सेंटर पर रख रहा हूँ तो ए सेंटर पहचानते जाना, ठीक है? यहाँ पर रख दो, इसका एज सेंटर मान लो ये है तो यहाँ रख दिया। इस वाले एज का सेंटर ये रहा, क्योंकि आपको तो पता है ना कि हर एज सेंटर पर क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इस वाले एज का सेंटर कौन सा होगा? ये रहा। इस वाले एज का सेंटर ये है तो यहाँ रख दिया। पीछे वाला जो एज है इसका सेंटर कहाँ? ये रहा, तो यहाँ पर भी रख दो। इस एज का सेंटर कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ भी रख दो। इस वाले एज का सेंटर कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ भी रख दो। सही है? और पीछे वाले एज का सेंटर कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ भी रख दो। ये कंप्लीटली आपका NaCl का क्रिस्टल बन चुका है। क्लियर? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन अगर कोई पूछे कि Cl- की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, ठीक है? तो जरा देखो, आप ध्यान से समझो इस बात को कि देखो, आप कोई सा भी Cl- अज्यूम कर लें, कोई सा भी कर सकते हैं, डोंट वरी। जैसे आपने कहा भाई हम तो इस Cl को देखना चाहते हैं कि ये कितने Na+ से घिरा होगा, ठीक है? तो आप खुद देखो कि यूनिट सेल तो बहुत सारी होंगी ना किसी भी क्रिस्टल के अंदर। इस यूनिट सेल के अंदर ये Cl- कितने Na+ से टच करता हुआ ये घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो, इस Cl के जस्ट सामने एक Na+ है कि नहीं है? इस Cl के नीचे एक Na+ है कि नहीं है? इस Cl के इस तरफ बाईं तरफ एक Na+ है कि नहीं है? तो 3 Na+ तो आपको यही दिखाई देगा, है ना? इस Cl के अराउंड 1, 2 और 3, लेकिन बहुत सारी यूनिट सेल होंगी। तो जब Na+ नीचे आएगा तो किसी यूनिट सेल का Na+ ऊपर भी आएगा। क्लियर? सही है? नीचे है तो ऊपर भी आएगा। अगर बाईं तरफ है तो किसी यूनिट सेल का Na+ दाईं तरफ भी आएगा। सही है? और अगर सामने है तो किसी यूनिट सेल का Na+ इसके पीछे भी जाएगा। अब देखो कितने Na+ से घिरा हुआ दिखाई देगा? वही 6। कैसे? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे। क्लियर? इसका मतलब Cl- की कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी? 6 होगी। और इजीली देखो तो इसे देख लो, इस वाले Cl- के चारों तरफ कितने Na+ दिखाई दे रहे हैं? देखो, दाएं एक Na+ है, बाएं दूसरा, सामने की तरफ तीसरा, पीछे की तरफ चौथा, और देखो जस्ट नीचे एक और Na+ है। बोला है कि नहीं है?
कितने हो गए 5। कैसे देखो 1 2, इसी से देखो 3, इसी से देखो 4 और इसी से देखो 5, है कि नहीं है। तो जब इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगी तो डेफिनेटली एक Na+ इसके ऊपर भी आएगा। तो कितने हो गए बताओ 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए। 6 कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब Cl- भी कितने Na+ से सराउंडेड होता है 6 से सराउंडेड होता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- तो वो भी कितनी होगी 6। ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेशन रेशो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेशन रेशो। तो कोऑर्डिनेशन रेशो लिखने के लिए पहले आप लोग इन जनरल कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, तो वो कितना है 6। फिर आप लिखते हैं एनायन का यानी रेडायन का, वो भी कितना है 6। तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है ना वो 6:6 का कोऑर्डिनेशन रेशो रखता है। किसका 6:6 का कोऑर्डिनेशन रेशो रखता है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि NaCl क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन रेशो क्या होता है 6:6। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि NaCl के क्रिस्टल में Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो भी आंसर 6 देना है। ये भी पूछ लेता है कि Na+ कहाँ रखा होता है, तो आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जवाब देना है। एग्जैक्टली पोजीशन पूछ ले कि यूनिट सेल में कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन है, तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर वाली पोजीशन है। वो ये भी पूछ सकता है कि Cl- की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 6 होती है वही। वो ये भी पूछ सकता है कि Cl- किस तरह से अरेंज होता है, तो आंसर क्या होगा FCC मैनर में अरेंज होगा। याद रखोगे इस बात को। ये हमने किसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, ये हमने NaCl की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। ध्यान रखना आप सब लोग, ठीक है। अगर वो ये पूछ ले कि एक NaCl के क्रिस्टल में कितनी फार्मूला यूनिट होती हैं, यानी वो ये जानना चाह रहा है कि उसमें कितने NaCl की यूनिट दिखाई देंगी, तो देखो आप एग्जैक्टली नंबर कैलकुलेट करो यूनिट सेल के अंदर कितनी आ रही है। तो आप देखेंगे जब आप Cl- की नंबर कैलकुलेट करेंगे तो Cl- कहाँ पर है, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर, तो कितनी नंबर आएगी 4। जब यूनिट सेल के अंदर आप Na+ की नंबर काउंट करोगे या कैलकुलेट करोगे तो Na+ कहाँ है, बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, तो भी नंबर Na+ की कितनी आएगी 4। सही है ना। तो आप सीधा याद रखें अगर Cl- की नंबर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर भी 4 होगी और उन सभी पर Na+ रखा है तो Na+ की नंबर भी कितनी होगी 4। यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने Na+ होंगे 4, कितने Cl- होंगे 4, तो कितने NaCl की फॉर्मूला यूनिट बनेंगी 4। तो फॉर्मूला यूनिट की नंबर कितनी आती है 4, यानी Z की वैल्यू कितनी होती है 4। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं।